तो अस्सलाम वालेकुम। टीचर्स ट्रेनिंग फर्म की जानिब से खुश आमदीद। इस वक्त हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करें, डीकोलोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। आजकल हर तरफ बात हो रही है कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, कैसे से निकला जाए। उर्दू जुबान की तरोीज के ऊपर भी बहुत सारी बातचीत हो रही है, लेकिन इसमें जो बात सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक जिसको अगर मैं कूजे में बंद करूंगी दरिया को, एक है एरिया ऑफ कंसर्न और एक है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। इसका डिफरेंस समझ जाएं और अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस पहचान दे तो हमारे लिए आगे काम करना इंशाल्लाह काफी आसान होगा। मैं यहीं से सर मामला को फॉरम हैंड ओवर करता हूँ। सर बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज की नशिस्त में जो मैं सबसे पहली बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि जो ग्रुप है उसमें बहुत सारी बात उर्दू और अंग्रेजी के रेफरेंस से होती रही। एक्चुअली जब मैं इसको देख रहा हूँ डीकोलोनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में, तो उर्दू और अंग्रेजी की बात नहीं है ये बात है कि जितनी भी कौमें हैं उनकी मादरी जुबान और फिर उनके ऊपर एक लागू की हुई गैर मुल्की जुबान, चाहे वो फ्रांसीसी कॉलोनीज थी तो वहाँ पे अभी तक फ्रेंच चल रही है, हमारे यहाँ अंग्रेजी चल रही है, जो स्पेनिश कॉलोनीज थी वहाँ पे स्पेनिश चल रही है, पुर्तगीज कॉलोनी जो थी उनमें पुर्तगीज चल रही है। तो असल इशू ये है कि जो जुबान है किसी कौम की, उस में बात करने से क्या फ़वायद होते हैं, हम उसे क्या हासिल करते हैं, और जब किसी कौम पे एक और ज़ुबान ला के थोप दी जाती है तो फिर उसके असरात क्या होते हैं। इसलिए हम कोई उर्दू और अंग्रेजी की बात नहीं कर रहे हैं, लैंग्वेज पर से उसकी बात हो रही। तो इसमें ज़ुबान के कई सारे रूप हो सकते हैं। सवाल ये है कि कौन सा रूप किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता, और सबसे पहली चीज़ हमें यही देखनी है कि एक्चुअली हमारा मकसद है क्या। जब हम ज़ुबान की बात करते हैं तो किसी भी ज़ुबान के मुख्तलिफ मकासद होते हैं, तो वो मकासद क्या हैं उनको हम आज उस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहली उस पर हम देखते हैं कि सॉरी ये थोड़ा सा मुझे ये आ गया कि जो किसी भी जुबान के मकासद हो सकते हैं पॉसिबल, उनकी मैंने थोड़ी सी लिस्ट बनाई, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये मोटे मोटे से मकासद हैं। communication, preserving and transmitting knowledge, cultural identity, acquisition of knowledge and education, economic and professional advancement, social integration and artistic expression। एक चंद एक मकासद हैं, एक एक को अगर हम लें, मिसाल के तौर पे कम्युनिकेशन, जिसे हम कहते हैं जी इबलाग, चलिए ये इबलाग उर्दू में हम उसे कहते हैं, अंग्रेजी में हम उसको कम्युनिकेशन कहेंगे। और अब हमारे यहाँ खैर अनफॉर्चुनेटली कम्युनिकेशन का मतलब ये हो गया है कि हमने जो है वो, मैं ये पिछली उसी पे चला जाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये कुछ थोड़ा सा मुझे लाइक अगर हम बात करते हैं ना आजकल यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो कम्युनिकेशन का मतलब ये लिया जाता है कि अंग्रेजी आप कितनी अच्छी बोल सकते हैं, अंग्रेजी आप कितनी अच्छी लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन का बुनियादी मतलब ये है कि मैं अगर किसी एक दूसरे शख्स को कोई मैसेज देना चाह रहा हूँ तो वो मैसेज बैन ही उसको पहुंच जाए, और न सिर्फ ये कि वो मैसेज बैन ही पहुंच जाए, उसके साथ वाबस्ता जो जज्बात हैं वो भी उस तक पहुंच जाए। तो ये क्या मुमकिन है कि हम किसी गैर मुल्की जुबान में ये काम कर सकें?
मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं होता। मैं उसकी वैसी मिसाल आपको एक दूं कि किसी किस्म के सेमिनार में बात हो रही थी और वो अंग्रेजी पे बहुत जोर चल रहा था, अंग्रेजी अंग्रेजी, और उसमें वो था कि जी हम अब क्योंकि ये लिंगुआ फ्रैंका और ग्लोबल लैंग्वेज है तो हमें इसको सीखना है और हमें इसी में अपने आप को कम्युनिकेट करना। अंग्रेजी तो बहुत दूर की बात है। मैं आपसे ये कहूं कि मेरी मादरी जुबान पंजाबी है। मैं बहुत सारी ऐसी चीजें जानता हूं कि उनको मैं उर्दू में कन्वर्ट नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे मुझे याद है कि अल्लाह बख्शे हमारी दादी एक मुहावरा यूज किया करती थी। हम होता ये था बचपन में कि स्कूल से आए, वो दौर ऐसा ही था। आजकल का दौर तो बहुत अजीबोगरीब हो गया कि हमने आके अपने बस्ते फेंके और निकल गए। खेलते कूदते गांव में होते थे, गांव में और भी कोई मसाइल नहीं होते थे, तो फिर शाम को वापस आना। तो हमारी दादी एक प्रोवर्ब पंजाबी का यूज किया करती थी, अन्य कुत्ते हरना दे शिकारी। मैं आज तक इसको ट्रांसलेट करने के चक्कर में हूं और मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाया। वो ये जो मैसेज है कि जिसमें वो हमें बेसिकली हमारी आवारगी को वो उन्होंने एक क्या कहना चाहिए, एक सेंटेंस में बंद कर देती थी। वो किसी भी दूसरी जुबान में आप करना चाहेंगे तो वो मुमकिन नहीं होगा। इसी तरीके से पश्तो के प्रोवर्ब्स हैं, बलूची के हैं, सिंधी के हैं। हर जुबान के, मादरी जुबान के अपने अपने जो लोकल जुबानें हैं उनके प्रोवर्ब्स हैं और उनके पीछे कई सदियों की विजडम है। और वो विजडम चंद अल्फाज में और चंद फिक्रों के अंदर बंद कर दी जाती है। उसको आप दूसरी जुबान में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। मैं जिस सेमिनार की बात कर रहा था तो उसमें मैंने उनसे कहा, सॉरी, मैंने उनसे कहा कि जी मैं आपके सामने उर्दू का एक शेर पढ़ता हूं, आप मुझे उसको अंग्रेजी में एक्सप्लेन करके समझा दीजिए। उसका तर्जमा भी नहीं कीजिए, मुझे आप एक्सप्लेन करें, जितनी देर आप टाइम लेना चाहते हैं लेके मुझे एक्सप्लेन कर दें। और शेर ये था कि तेरी नजरें सवाल करती हैं, मेरी हिम्मत जवाब देती। अब आप ये देखिए कि इसके अंदर एक पूरा पैगाम है। एक ये हिम्मत का जवाब देना जो है ये एक पूरा इसके यानी इसका एक इसके अंदर एक मैसेज है। और नजरों का सवाल करना उसका एक मैसेज है। आप उसको किसी और जुबान में उसको उसका इबलाग कर ही नहीं सकते। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब भी आपको अपने शदीद जज्बात का इजहार करना होता है, चाहे वो खुशी के जज्बात हों या वो गमी के जज्बात हों, तो आप उसको आप फिर अपनी मादरी जुबान का सहारा लेते हैं। यानी अगर आप पंजाबी हैं तो इवन उर्दू में भी वो जज्बात और वो चीज आप आगे पेश नहीं कर सकते। अंग्रेजी तो फिर बहुत दूर की बात। अगला जो मकसद होता है किसी भी जुबान का, वो प्रिजर्विंग एंड ट्रांसमिटिंग नॉलेज है। नॉलेज की क्वालिटी, यानी जिसको हम कहते हैं एजुकेशन की क्वालिटी। एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो इस चीज पे मुनहसर होती है कि जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उसका यानी मगज है किसी भी डिसिप्लिन का, वो आप पहले ही उसको प्रिजर्व कर सके। और उसको जब आप दूसरे को बताना चाहें तो आप बहुत फसाहत और बलागत के साथ उसको आगे अपने नॉलेज को पेश कर सकें। अब मेरा अब तक का तजर्बा, यानी मुझे अब ऑलमोस्ट 47 इयर्स मेरा यूनिवर्सिटीज का कैरियर है। 76 में मैंने 1976 में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से अपना टीचिंग कैरियर शुरू किया था। उससे थोड़ी देर पहले कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहे। तो मेरा तजर्बा ये कहता है कि नॉलेज भी जो आपने ट्रांसफर करना है, वो जब तक आप अपनी जुबान का सहारा नहीं लेते
आप कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो नहीं ला सकते। आइंस्टाइन ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। आइंस्टाइन ने ये कहा था कि अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को आसान अल्फाज में किसी तमसील यानी जिसको आप मेटाफोर कहते हैं उसमें बयान नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता। और मेरा तजर्बा ये है कि आप जब भी किसी कॉन्सेप्ट की तमसील बताना चाहेंगे, उसका कोई मेटाफोर बनाना चाहेंगे, तो वो हमेशा आप अपनी मादरी जुबान की तरफ रुजू करें। जुबान फिर आपको एक कल्चरल आइडेंटिटी देती है, वो आपकी एक शिनाख्त है, सकाफती शिनाख्त है आपकी जुबान। और जो लोग तारीख और लिंग्विस्टिक वगैरह के माहिरीन हैं, मैं तो बहुत सतही सी इन चीज़ों का नॉलेज रखता हूँ और उस पे बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अ, वो ये कहते हैं कि जो कौम बनती है एक्चुअली वो जुबान से बनती है। और ये जुबान जो है ये इतना अहम मामला है। मेरे सामने पाकिस्तान की जब एक बहुत बड़ा हादसा जो है बांग्लादेश का बनना, अगर आप उसकी वजूहात में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने बंगाली जुबान को नेशनल जुबान का दर्जा न दिया तो उससे झगड़ा शुरू हुआ था। और फिर ढाका यूनिवर्सिटी में मसाइल खड़े हुए और वो बात बढ़ते बढ़ते फिर कहाँ तक जा पहुंची वो आपके सामने है। तो जुबान जो है ये किसी कौम की शिनाख्त होती है। जुबान को छेड़ना नहीं चाहिए किसी भी दूसरी कौम की जुबान को, और उसको प्रिजर्व करना चाहिए। ये उन लोगों की शिनाख्त है, उनकी हजारों सालों की जो विजडम है वो उस जुबान के अंदर है, उसके मेटाफर्स के अंदर है, उसकी तमासील के अंदर है, उसके मुहावरों के अंदर है, उसके अल्फाज के अंदर। एक और जो बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव हो सकता है किसी भी जुबान का, वो सर आवाज नहीं आ रही है, अड़ड़ के आ रही है। में जी राशिद भाई थोड़ी सी चलिए। मैं ख्याल है कि नेट का स्लो आ रहा था, तो आपको लास्ट 1 मिनट की बात दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। मेटाफर की बात कर रहे थे जुबान के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं। अच्छा चलिए बस मैं आगे बात करता हूँ कि मैं ये बात कर रहा था कि 47 years ऑफ माय एकेडमिक कैरियर मैंने ये नोट किया कि अगर आप 100% अंग्रेजी में पढ़ाए चले जाते हैं तो स्टूडेंट को समझ नहीं आती। और दूसरी बात ये है कि आपकी अपनी अंग्रेजी कितनी अच्छी है ये भी एक सवालिया निशान होता। यानी मैं अब अंग्रेजी जब बात कर रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक गैर मुल्की जुबान, यानी अगर ये सेनेगाल और अलजायर की बात हो रही होगी तो वहां पे फ्रेंच की बात हो रही होगी। अगर ये यूरो की बात हो रही होगी तो वहां पे में क्लास में जाके पूरे का पूरा लेक्चर स्पेनिश में दें तो तलबा को कितनी समझ आएगी। और जो टीचर स्पेनिश में बात कर रहा है उसकी अपनी स्पेनिश की जो कॉम्पिटेंस है वो क्या है। एक्सपीरियंस एंड बीइंग ए प्रोफेसर, अ सीनियर प्रोफेसर, माशा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जब कोई आर्टिकल पढ़ना होता है तो उस आर्टिकल को मुझे कोई 2-3 दफा पढ़ के तो समझ आती है कि ये कह क्या रहा है।
उसने मुहावरे यूज, और आप इसके अच्छे जर्नल में कोई पेपर पब्लिश करवाना चाहते हैं, हमारे बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स जो सुबह शाम अंग्रेजी की तारीफ करते रहते हैं, उनको भी अपना आर्टिकल किसी गोरे को भेजना पड़ता है कि वो उसकी जुबान ठीक कर दे, तब जाके कहीं पब्लिश होता। तो जो पढ़ाने वाले हैं उनका कंसेप्ट का ये हाल है। छोटा सा वाकया आपको सुना, मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी को जब मैंने ज्वाइन किया, 1985 की बात है, तो मैंने ज्वाइन किया था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स। तो जो बैच मुझे मिला पढ़ाने के लिए वो 8 सेमेस्टर था, 8वां सेमेस्टर था बीएस इकोनॉमिक्स का। वो कोर्स था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो मुझे याद है कि मायर की किताब है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की, तो उसका शायद 5वां चैप्टर था प्रोजेक्ट अप्रेजल पे, अप्रेजल एंड मॉनिटरिंग पे। तो वो मैंने उनको दिया स्टूडेंट्स को कि भाई ये पढ़ के आना, तो अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करें। उस वक्त तक मैं ये बताता चलूं कि मैं क्योंकि IBA ग्रेजुएट था और हमें हमारे खून में ये डाल दिया गया था कि अगर अंग्रेजी नहीं बोलोगे तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तो फिर मुअज़्ज़ज़ आदमी नहीं हो, और अगर टाई नहीं लगाओगे और सूट नहीं पहनोगे तो फिर तो बिल्कुल ही मुअज़्ज़ज़ नहीं। तो मैं वैसे ही पेंडू आदमी था, गांव से उठ के आए हुए थे, निकले हुए थे, तो हमें ज्यादा ही वो उसका शौक था कि नहीं यार अंग्रेजी बोलनी है और ये कि सूट पहनना। तो मैंने उनको चैप्टर दिया, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग का वो चैप्टर था। तो जब अगली क्लास में गया तो मैंने कहा कि हाँ भाई बताइए क्या सीखा आपने उस चैप्टर से। तो एक्सेप्ट 2 बच्चों के तकरीबन सारी क्लास ने मुझे ये कहा कि सर कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार क्या समझ में नहीं आया, टेक्स्ट बुक आपके पास है, आप 8वें सेमेस्टर में हैं इस वक्त, इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो इस चैप्टर में ऐसी क्या बात है। तो मैंने कहा अच्छा भी किताबें खोलें, जिसके पास किताब थी मैंने कहा शेयर करें, आप देखिए कि क्या। मैंने एक कोने से शुरू किया, मैंने कहा भी पढ़ो। तो पहला फिक्रा उसका ये था कि प्रोजेक्ट अप्रेजल इज नॉट some formula, it is an approach, it is not a mechanical formula, it is an approach। मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं रहा, लेकिन इससे मिलता जुलता वो फिक्रा था। मैंने उससे कहा कि हाँ भाई बताओ क्या आप क्या समझे हो इससे। जो पहला स्टूडेंट था उसने कहा कि सर इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट्स पे मैकेनिक्स की जरूरत नहीं होती। मेरा मैं सर पकड़ के बैठ गया। उससे अगले से पूछा, उससे अगले से पूछा, 16 लोगों ने इस फिक्रे का तर्जमा सही नहीं किया। 17वां बंदा जो है वो अभी भी वो मेरे साथ इन कांटेक्ट है, वो जॉर्डेनियन था, पैलेस्टीनियन बेसिकली, मगदी बदरान उसका नाम है, उसके अभी भी मैसेजेस आते रहते हैं। तो उसने उसका तर्जमा किया और उससे आगे हमारे आसिफ लुकमान, हमारे काजी हुसैन अहमद के बेटे, तो वो थे, और वो भी क्योंकि इंग्लिश मीडियम से शायद पढ़ के आए हुए थे, तो उन्होंने की। तो मैंने क्लास वहीं पे ख़त्म कर दी और मैं आके रात को सोचता रहा कि ये तो मुमकिन नहीं है कि ये 18 के 18 बच्चे बेवकूफ़ हों, कुंद ज़हन हों, नालायक हों। इसका मतलब ये कि देयर समथिंग रॉन्ग इन द सिस्टम। और ये जो हम अंग्रेजी में पढ़ाए चले जा रहे हैं, तो उनको अगर समझ ही नहीं आता तो वो क्या कर रहे हैं। वो नोट्स ले रहे हैं, नोट्स में वो रटा लगा रहे हैं और रटा लगा के रिप्रोड्यूस कर। मेरा अपना पोता है 6ठी 7वीं जमात में, वो साइंस एक दिन उससे मैंने सवाल पूछा अंग्रेजी में, उसने फर सुना दिया। मैंने कहा यार मुझे ये उर्दू में बताओ, ये तुमने क्या सुनाया। कहता दादा ये नहीं मुझे पता। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। बच्चों को क्या कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी लेवल में जब आते हैं, MS लेवल पे, MPhil लेवल पे, जब उनको कोई आर्टिकल दिया जाता है तो अगली क्लास में जब बात होती है तो
90% of the class raises the hands and वो एक नारा मारते हैं कि सर कक्ष समझ में नहीं आया। ये मसाइल हैं कि उर्दू और अंग्रेजी का मसला नहीं है, ये मसला है कॉम्प्रिहेंशन का। क्या जिस जुबान में हम बात कर रहे हैं वाकईतन हम कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या हम नॉलेज ट्रांसमिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या हम नॉलेज एक्वायर भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो दीज आर द इश्यूज। फिर ये इकोनॉमिक एंड प्रोफेशनल एडवांसमेंट में हम ये बात जरूर करते हैं कि आप मल्टीपल जुबानें सीखें। अब जुबान सीखना एक चीज है, जुबान को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज। अब हम लोग सेमिनार्स करते हैं, सीरीना में जाके, मैरियट में जाके, अंग्रेजी में पेपर पढ़ा जाता है, अंग्रेजी दान कुछ बैठे हुए उसको सुन रहे होते हैं और आदि समझ आई हुई अंग्रेजी में वो उसमें सवालात भी करते हैं और टॉपिक होता है एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। वहाँ पे ना कोई गरीब बैठा होता है, ना वो जो पढ़ा जाता और समझाया जाता वो किसी गरीब के पास पहुंचता है, तो वो ट्रांसमिटिंग ऑफ नॉलेज कैसे हो जाए। तो ये चंद एक सवालात थे जहन में जो मैंने आपके सामने रखे। उससे आगे हम चलते हैं कुछ थोड़ा सा और। ये जो जुबान है इनफैक्ट ये आपके बिहेवियर को और थॉट पैटर्न को बहुत ज्यादा मुतासर करती है। आप की जुबान में जो वोकेबलरी है वो वोकेबलरी आपका थॉट प्रोसेस जनरेट करती है। इतना क्योंकि टाइम नहीं था और मैं बहुत सारे रेफरेंसेस नहीं, लेकिन एक वो है ये नाम मुझे भूला था आखिर का, वो दूसरी स्लाइड्स में है। उन्होंने रिसर्च की ऑस्ट्रेलियन एबॉर्जोनीज जो है, तो उन्होंने वहां पे जाके देखा कि वो एबॉर्जोनीज जो हैं उनके यहाँ ये नहीं होता कि तुम मेरे आगे खड़े हो या तुम मेरे पीछे खड़े हो या तुम दाएं खड़े हो या बाएं खड़े हो। वो क्या करते हैं कि वो यूज करते हैं इसकी सिमतों को। तुम मेरे शुमाल में खड़े हो, तुम मेरे जुनूब में खड़े हो, या मशरक में खड़े हो या मगरब में खड़े हो। तो उसने ये देखा कि वो पूरी कौम का जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो कमाल का है। आपने देखा होगा कि हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो किबला ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन उसने ये देखा कि आप उनको कहीं से भी उठा के किसी और जगह पे ले जाएं, उनका जो शुमाल है वो शुमाल उनको पता होगा, जनूब उनको पता होगा, मगरब उनको पता होगा। सो लैंग्वेज जो है वो आपके थॉट प्रोसेस पे बहुत ज्यादा असर करती है। इसमें डेफिनेटली डिबेट है, मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट है। स्कूल ऑफ थॉट वो जिसका अभी मैंने आपसे बात कहना ये है कि असल में जुबान जो है वो थॉट प्रोसेस का मंबा होती है। उसके और स्कूल ऑफ थॉट दूसरी एक्सट्रीम पे भी है, उनका ख्याल है कि नहीं जुबान का थॉट प्रोसेस के साथ डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है। लेकिन जितना लिटरेचर मैंने देखा और जो मेरा तजर्बा मुझे बताता है, जुबान और थॉट प्रोसेस का बहुत सारा जो है वो आपस में ताल्लुक है। मैंने इसके तजर्बे भी अपनी क्लास में किए। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो उनका तर्जमा किया, उनका कॉन्सेप्ट समझाया, लेकिन उसका जो आम फहम तर्जमा था वो दिमागों से नहीं निकल सका। अगर मेरे सुनने वालों में कोई अकाउंट्स के लोग होंगे तो वो मेरी इस बात को समझेंगे कि जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके ऊपर एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं रिजर्व्स। अब ये रिजर्व जब भी आप लफ्ज बोलेंगे तो आपके जहन में क्या आएगा? आपके जहन में आएगा कि कोई जखीरा की हुई चीज, कोई बचाई हुई चीज, शायद फ्रीजर में रखा हुआ गोश्त रिजर्व है, शायद बैंक में रखे हुए पैसे रिजर्व हैं, शायद टैंकी में भरा हुआ पानी रिजर्व है। तो ये रिजर्व का एक आम तर्जमा है
और जैसे ही आप रिजर्व बोलेंगे आपके जहन में ये एक कॉन्सेप्ट उभरेगा किसी न किसी चीज का जमा किया हुआ या जखीरा किया हुआ होना। लेकिन अकाउंट्स में ये रिजर्व का कतई तौर पे मतलब नहीं, सिरे से बिल्कुल एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। उसको शायद इस फोरम पे समझाना इतना मुफीद ना हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो रिजर्व है अकाउंट्स का, ये नेगेटिव रिजर्व भी हो सकता, विच मीन्स कि अगर आप रिजर्व को अंग्रेजी के अल्फाज में सोचते हैं तो वो जीरो तो हो सकता है। मसलन आपके बैंक में आपका कैश या आपका बैलेंस जीरो हो जाए तो वो जीरो तो हो सकता है, या आपकी जेब में पैसे पड़े हुए थे, आप कहते हैं मेरा ये रिजर्व है 10,000 रुपया इस वक्त मेरी जेब में है, वो जीरो तो हो जाएगा लेकिन आपकी जेब में नेगेटिव कैश नहीं हो सकता। लेकिन अकाउंटिंग में नेगेटिव रिजर्व भी होता, और ये मैंने तजर्बा किया। हमारे पास जो MS MPhil में स्टूडेंट आते हैं वो 16 साल की एजुकेशन पढ़ के आते, और जब और वो अकाउंट्स की डिग्री लेके आते हैं, मैनेजमेंट की डिग्रीज लेके आते हैं, MBA किया हुआ होता है, MS अकाउंटिंग वो किया हुआ, MCOM किया हुआ होता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप जिससे भी रिजर्व पूछें उसको यही मतलब बताएगा कि समथिंग केप्ट फॉर रेनी डेज, समथिंग केप्ट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट। और ये मैंने बड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, उन लोगों से भी बात की तो उनके ज़हनों में भी कॉन्सेप्ट यही है। और जब उनको कहा जाता कि ये देखिए ये तो नेगेटिव है, तो फिर उसको वो आएं बाएं शाएं और इनडायरेक्टली उसको साबित करने की कोशिश करते। ये लैंग्वेज और वर्ड, दे आर वेरी पावरफुल। मेटाफर्स जो आप जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, दे आर वेरी पावरफुल। आप जिंदगी के बारे में क्या तमसील यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप एक फिक्रे को मुकम्मल करें कि लाइफ इज, आप आगे क्या लिखेंगे? बेड ऑफ रोजेस, और इट इज जिसको हम कहते हैं जहन्नम है, या लाइफ इज टेरेबल, या लाइफ इज वर्थ लिविंग। जो मेटाफर आपने अपने लिए बनाया है, यकीन कीजिए कि आपका बिहेवियर उस मेटाफर के ताबे हो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो आप किसी भी काम के लिए एक तमसील बनाते हैं, एक मेटाफर बनाते हैं, वर्ड यूज करते हैं, वो क्या है, उसकी कनोटेशन क्या है, वो आपके बिहेवियर पे असरअंदाज हो। वही मैंने उर्दू में भी साथ साथ किया था कि उसको मैं करूं कि यही नहीं है कि सारा कुछ अंग्रेजी में ही बात हो सकती है, लेकिन बहरहाल क्योंकि आजकल अंग्रेजी में थोड़ा बहुत ज्यादा समझा जाता है तो मैंने कहा उसी पे बात करें। जो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, अब मैं फिर दोबारा से ये बात दोहरा दूं कि मैं अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी कौम में जब आप फॉरेन लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। नंबर 1 इज लैंग्वेज बैरियर एंड एजुकेशनल इनइक्वालिटी। हमारे तमाम मुकाबले के इम्तिहानात, वो CSP के हों, वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हों, कि एक सिंध के दूर दराज इलाके थल की किसी ढोक से वो आया है, या वो शकरगढ़ की किसी दूर दराज गांव से आया है, या वो बलूचिस्तान के खुजदार की किली से आया है जी, या वो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके या KPK के दूर दराज इलाके से आया है, तो आपने तो उसको पहले ही डिसएडवांटेज पे खड़ा कर दिया। सर अस्सलाम उसको वालेकुम। सवाल समझ आएगा तो जवाब देगा। सर अस्सलाम वालेकुम, सॉरी टू इंटरप्ट सर। जी
अगर आप इजाजत दें तो हम एक या 2 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह वी विल रीस्टार्ट। ठीक है, ठीक है। आपका बता दें, 1 मिनट वो ब्रेक करनी है, नया 2 मिनट की भेजेंगे ब्रेक? आप? सब 2 मिनट 5 मिनट कर लें तो वो आप वो भेजेंगे नया सर जो है लिंक या इसी लिंक पे? सर हम इंशाल्लाह 45 पे स्टार्ट करते हैं सर।